हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3.1 आव्यूह का इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आव्यूह क्या होता है। आव्यूह वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं को क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा आयताकार सारणी की व्यवस्था को आव्यूह कहा जाता है। कोई भी आंकड़ा हो, अगर उसको सारणीबद्ध कर दिया जाए उसे हम आव्यूह कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, तो यहाँ पे हमने एक आव्यूह बना दिया है। इसमें क्षैतिज को हम पंक्ति कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर को कॉलम यानी कि स्तंभ कहा जाता है। तो ये हो गया पहला स्तंभ यानी कि C1, दूसरा स्तंभ को C2 और तीसरा स्तंभ को C3 कहेंगे। पहली पंक्ति को R1 और दूसरी पंक्ति को R2 और तीसरी पंक्ति को R3 कहेंगे। अब बात आ जाती है कोटि की, आव्यूह की कोटि कैसे निर्धारित किया जाता है। तो आव्यूह में कोटि निर्धारित करने के लिए पहले हम पंक्ति, 3 पंक्ति है इसमें तो 3, और उसके बाद स्तंभ भी 3 है, तो ये हो गया इस आव्यूह की कोटि जो हो गई 3 × 3 की कोटि हो गई। पहले पंक्ति लिखना है, उसके बाद स्तंभ। तो याद रहे कि आव्यूह की जो कोटि होती है उसमें पहले पंक्ति होती है और दूसरा स्तंभ होता है। आव्यूह का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है, अगर इनके एलिमेंटों को हम लिखें तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, M × N। इसका मतलब क्या हुआ? इस आव्यूह का ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, इसी प्रकार ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। ऐसे ये तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। यहाँ पे जो यम पंक्ति को निरूपित करता है और यन स्तंभ को निरूपित करता है। तो ये हो गया आव्यूह का हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं आव्यूह के प्रकार की। आव्यूह कितने प्रकार का होता है? आव्यूह के प्रकार। तो यहाँ पे हमने आव्यूह के प्रकारों को लिख दिया है। जो एनसीईआरटी में हमें पढ़ने हैं आव्यूह, वो 6 प्रकार के, मुख्य रूप से 6 प्रकार के पढ़ने हैं। पहला आव्यूह है स्तंभ आव्यूह, दूसरा पंक्ति आव्यूह, तीसरा वर्ग आव्यूह, चौथा विकर्ण आव्यूह, पांचवा अदिश आव्यूह, छठा तत्समक आव्यूह, ये 7वां मिस्टेक है, 7 प्रकार के पढ़ने हैं। 7वां है शून्य आव्यूह। तो चलिए बताते हैं आपको एकदम क्लियरली कि स्तंभ आव्यूह, पहला आव्यूह हमारा है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो स्तंभ आव्यूह कहलाते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो यानी कि एक ही कॉलम हो, उसे हम स्तंभ आव्यूह कहेंगे। इस आव्यूह में
एक ही स्तंभ है, अतः ये हमारा क्या है, अस्तंभ अवयव होगा। और दूसरा हमारा है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। अगर इसी अवयव को हम ऐसे लिख दें, ये हो गया हमारा पंक्ति अवयव। यानी कि स्तंभ अवयव ऐसा अवयव होता है जिसमें केवल एक ही स्तंभ होते हैं। पंक्ति अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। पंक्ति क्षैतिज पंक्ति कहलाती है, ऊर्ध्वाधर कॉलम कहलाता है। अगर इसके क्रम की बात हम कर लें तो इसमें 1, 2, 3 पंक्तियां हैं तो 3, एक ही स्तंभ है तो 3 गुणे 1 क्रम हो गया इसका, कोटि, जिसे हम कोटि कहते हैं। इसकी कोटि 3 गुणे 1 हो गई। पंक्ति अवयव ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, वो पंक्ति अवयव कहलाएगा। अगर इसके क्रम की बात करें तो एक पंक्ति, पहले पंक्ति लिखा जाता है तो 1 गुणे 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, तो ये 1 गुणे 3 क्रम का अवयव हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे अवयव की, जो है वर्ग अवयव। तीसरा हमारा है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। जिस अवयव में पंक्ति तथा स्तंभ बराबर हों, अर्थात यम बराबर यन हो। जिसमें यम बराबर यन हो जाए, यम पंक्ति होता है और यन स्तंभ होता है। यहाँ पे देख, एक पंक्ति और 2 पंक्ति, 2 पंक्ति, एक स्तंभ, 2 स्तंभ। इस प्रकार के अवयव को जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, वो वर्ग अवयव कहलाता है। यहाँ पे यम की वैल्यू 2 और यन की वैल्यू भी 2 ही है, अतः इस प्रकार के अवयव को हम वर्ग अवयव कहेंगे। अगला अवयव हमारा है नंबर 4, विकर्ण अवयव। इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक हम 1, 2, 0, 0 ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, वो विकर्ण अवयव कहलाता है। ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, वो विकर्ण अवयव कहलाता है। एक और बनाते हैं। ये हमारा 2 गुणे 2 क्रम का है, ये 3 गुणे 3 क्रम का है। अब इसमें देखेंगे तो जो विकर्ण इसका है, विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव शून्य हैं। इस प्रकार के अवयव को हम विकर्ण अवयव कहेंगे। अगला अवयव है नंबर 5, अदिश अवयव। अदिश अवयव अदिश अवयव ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयव एक ही हो, समान हो, वो हमारा अदिश अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक बनाते हैं हम, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब इस अवयव में देखिए, जो विकर्ण के जो अवयव हैं वो समान है,
तो इस प्रकार का अवयव अदिश अवयव कहलाएगा। लेकिन अब एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा कि जो विकर्ण अवयव हमारा है, विकर्ण में इसमें भी अवयव शून्य है और इसमें भी अवयव शून्य है, लेकिन इसमें विकर्ण के जो अवयव हैं वो समान है, बराबर ही हैं। लेकिन जो हमारा विकर्ण अवयव होता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें विकर्ण के अवयव बराबर हों, बस विकर्ण के अलावा और सभी अवयव शून्य होने चाहिए, तो वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो अदिश अवयव है वो भी विकर्ण अवयव होता है, लेकिन इसको अदिश इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो सब बराबर हैं। तो यानी कि अदिश अवयव भी एक प्रकार का विकर्ण अवयव होता है। छठा आता है, छठे नंबर पे तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव, याद रखिएगा, तत्समक अवयव को आई से निरूपित किया जाता है। आई से तत्समक अवयव को निरूपित करने के लिए आई से निरूपित किया जाता है। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव इकाई हों, अर्थात एक हों, तो ये कहलाएगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 3x3 क्रम का है, 1 0 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये 2x2 क्रम का है। तो यहाँ पे जो विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव है, इसमें बस थोड़ा सा बेसिक अंतर है। विकर्ण अवयव में विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि विकर्ण के अवयव सब बराबर ही हों। अदिश अवयव में विकर्ण के अलावा भी सभी अवयव शून्य होते हैं, लेकिन इसमें जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं, एक ही अवयव होते हैं, समान अवयव होते हैं। तत्समक अवयव में विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होते हैं और इसके विकर्ण के जो अवयव हैं वो आइडेंटिटी यानी कि एक होते हैं, एक। तत्समक अवयव को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। लास्ट हमारा है शून्य अवयव। शून्य अवयव, शून्य अवयव यानी कि नुल मैट्रिक्स। नुल मैट्रिक्स शून्य अवयव को याद रखिएगा हम कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं, कैपिटल ओ से निरूपित करते हैं। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो वो शून्य अवयव कहलाता है। इसका क्रम 2x2 है, 0 0 0, ये दोनों शून्य अवयव हैं। अब हम बात कर लेते हैं दो अवयवों की समानता की। दो अवयव अगर समान होते हैं तो क्या क्या होता है। दो अवयव को समान होने के लिए, दो अवयवों को समान होने के लिए दोनों का क्रम, दोनों अवयव का क्रम बराबर होना चाहिए, क्रम बराबर होना चाहिए। दो अवयव तभी समान होंगे जब दोनों अवयवों का क्रम बराबर होगा। मान लीजिए एक अवयव दिया है x + 2 y 2 4, ये अवयव बराबर है, अवयव 4 3 2 4। यदि ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इसका जो पहला अवयव है वो पहले अवयव के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x + 2 बराबर होगा 4 के, तो x बराबर 2 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर दो अवयव बराबर हैं तो x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए,
तो y किसके बराबर होगा, y 3 के बराबर होगा, तो y की वैल्यू 3 हो गई। तो दो अवयव तभी समान होंगे जब दोनों का क्रम क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ पे पहले अवयव का क्रम भी 2 गुणे 2 है, इसका भी क्रम 2 गुणे 2 है, तो ये दोनों अवयव बराबर हैं यदि, तो इनके संगत अवयव यानी कि पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के बराबर होगा। ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है यानी कि A11, ये A11, A12, A12 के बराबर होगा। ये हो गई दो अवयवों की समानता। अब हम चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली जो हमारी 3.1 है, प्रश्नावली देखेंगे और कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के। तो हमने पहला प्रश्न, प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न हमने नोट कर लिया है। क्या क्या इसमें एक अवयव दिया गया है और इस अवयव का क्रम क्या है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि जो पंक्ति हो गई हमारी 3 हो गई, स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ हो गया, यानी 3 गुणे 4 क्रम का है। क्या क्या पूछा गया, अवयव की कोटि, पहले ही कोटि पूछी गई है, तो अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, पहले पंक्ति लिखना है तो 3 पंक्ति हो गई, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो 3 गुणे 4, कोटि इसकी क्या हो गई, 3 गुणे 4। दूसरा, अवयवों की संख्या पूछा गया है। अगर अवयवों की संख्या हमें बताना है तो जो इसका क्रम है उसका हम मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, यानी कि इसमें 12 अवयव हो गए। कुल कितने अवयव हो गए, 12 अवयव टोटल हो गए। और थर्ड नंबर पे पूछा गया है A13, यानी कि पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव 19 हो गया। A21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 35। A33, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव -5। A24, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव 12। फाइनली A23 पूछा गया, A23 कौन सा अवयव लिखना है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 5/2। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 का सलूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमने प्रश्न नंबर 2 को लिख लिया है। कहा जा रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। कोटि पूछा जा रहा है, यदि कुल अवयव 24 हों तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यानी कि अवयव की कोटियां संभव क्या हो सकती हैं, यानी कि अवयव कितने प्रकार से बनाया जा सकता है। आगे कह रहा यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए अवयव हमारे पास कितने हैं, अवयव कुल हैं 24, तो कितने प्रकार से अवयव को बनाया जा सकता है ये जानने के लिए 24 का हम फैक्टर यानी कि गुणनखंड, सभी गुणनखंड निकाल लेंगे। यानी कि 24 को ऐसे पार्ट में तोड़िए, 2 पार्टों में। तो चलिए हम बताते हैं कैसे इसको करेंगे। पहले इसका हम सभी गुणनखंड बना देते हैं। तो 24 एकम 24 होता है, 2 बरहियां 12 दूना 24 होता है, 3 मट्ठे 24 होता है, 4 छक्का 24 होता है। तो ये हो गए इसके सभी गुणनखंड हमने निकाल लिए, सभी संभव गुणनखंड पेयर। अब इसका जोड़ा बना देते हैं। तो पहली कोटि संभव है 4 गुणे 6, दूसरी कोटि संभव है 3 गुणे 8 और तीसरी कोटि संभव है 2 गुणे 12 भी हो सकता है और 1 गुणे 24 भी हो सकता है या 24 गुणे 1 हो सकता है। तो संभव कोटियां कितने प्रकार से हो सकती हैं, तो संभव कोटियां जब अवयव 24 हमारे पास होंगे तो संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, संभव कोटियां हो सकती हैं 1 गुणे 24, 2 गुणे 12,
3 गुणे 8, 4 गुणे 6 या 24 गुणे 1 भी हो सकता है, 12 गुणे 2 भी हो सकता है, 3 गुणे 8 भी हो सकता है, 4 गुणे ये 8 गुणे 3 भी हो सकता है, ये 6 गुणे 4 भी हो सकता है। यानी कि एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकते हैं, 2 पंक्ति 12 स्तंभ भी हो सकते हैं, 3 पंक्ति और 8 स्तंभ भी हो सकते हैं, या 4 पंक्ति 6 स्तंभ भी हो सकते हैं। यहाँ पे अवयवों की संख्या हमेशा 24 ही होगी। 24 एकम 24, 12 दूना 24, 8 तिहाई 24, 6 चौके 24, या 24 पंक्तियां एक स्तंभ हो सकता है, 12 पंक्तियां 2 स्तंभ हो सकते हैं। यहाँ पे ये 8 पंक्तियां 3 स्तंभ हो सकते हैं। इसी प्रकार 6 पंक्तियां और 4 स्तंभ। तो जब अवयव हमारे पास 24 होंगे तो कितनी संभव कोटियां हो गई? 8। कुल संभव कोटियां कितनी हो गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा यदि अवयवों की संख्या 13 हो तब संभव कोटियां क्या होंगी? तो इसके गुणनखंड करा दीजिए, 2 भागों में तोड़िए। इसको कितने भागों में तोड़ा जा सकता है? या तो 1 गुणे 13 हो सकता है या 13 गुणे 1 हो सकता है। तो 2 संभव कोटियां, यदि अवयव 13 होंगे तो 2 ही संभव कोटियां होंगी, 1 गुणे 13 और दूसरा 13 गुणे 1। या तो एक पंक्ति 13 स्तंभ होंगे या 13 पंक्ति 1 स्तंभ होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है यदि किसी अवयव में 18, सेम क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? तो कुल अवयव कितने हैं? कुल अवयवों की संख्या कितनी है? 18। अब इसको 2 अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए तो 1 गुणे 18 हो सकता है, 2 गुणे 9 हो सकता है, 3 गुणे 6 हो सकता है, या 18 गुणे 1 भी हो सकता है, 9 गुणे 2 भी हो सकता है, 3 गुणे 6 भी हो सकता है। तो कुल कोटियां कितनी हो गई? पहली कोटि, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, 6 कोटि। कुल 6 प्रकार की कोटि हो गई। कुल 6 प्रकार की कोटियां हो गई, 6 प्रकार से। फिर आगे कहा जा रहा है यदि कुल अवयव कितने हो? कुल अवयव 5 हो जाएं तो संभव कोटियां क्या होंगी? तब कोटियां हो जाएंगी या तो 1 गुणे 5 होगा या 5 गुणे 1 होगा। तो संभव कोटियां क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। अब बाकी का प्रश्न हम लेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए घंटे का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।